नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र में और झारखंड में। और बाईपोल तो कई राज्यों में, बिहार में 4 सीटों पर है, यूपी के 9 सीटों पर है। सोचिए 10 सीटों पर होना था, लेकिन अयोध्या वाला बाईपोल, अवधेश पासी जी वाली सीट जो है उस पर चुनाव नहीं कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तमाम जगह बाईपोल होने जा रहे हैं। 23 तारीख को, 23 नवंबर को भयानक रहेगा देश का माहौल। क्या होगा 23 नवंबर को, क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं, एक हार आपको सिखा देता है। इस बार कांग्रेस सुधर गई है, संभल गई है। मध्य प्रदेश हारने के बाद, उसके बाद मध्य प्रदेश हारने के बाद थोड़ी संभली थी तो अच्छा प्रदर्शन किया। 2024 में 45-42 सीट वाले 100 हो गए। फिर घमंड 7वें आसमान पर चला गया। फिर उनके सवर्ण नेताओं ने कुंडली मार लिया। सवर्ण नेता मतलब जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत, यही सब काबिज हो गए। और नतीजा हरियाणा, जैसे मध्य प्रदेश के में पिता पुत्र ने, कमलनाथ ने और उनके बेटे ने हरा दिया था कांग्रेस को, उसी तरह से हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव हरा दिया। वहां भी अखिलेश खिलाफ बोला गया, वहां भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया गया। तो कांग्रेस के डीएनए में गठबंधन नहीं था, उसका ईगो बड़ा था। लेकिन 2 हार ने उसको रास्ते पर ला दिया है। और सोचिए, पहले आपको यूपी का बता दो, यूपी में 10 सीट पर अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन की तरफ से 9 सीट पर अखिलेश यादव की पार्टी चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने अपना पैर पीछे खींच लिया। मतलब वहां समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी में ट्रायंगुलर मुकाबला है। बीजेपी गठबंधन के प्रति बहुत सचेत रहती है, उन्होंने राष्ट्रीय लोक दल को एक सीट दिया है। लेकिन असली खेल है झारखंड और महाराष्ट्र में। ये 2 राज्यों के चुनाव अगली नरेंद्र मोदी का भविष्य तय करने वाले, इस देश की राजनीति तय करने वाले हैं कि इस देश में क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कांग्रेस वही 9, 13, 6, 5 कर रही थी। ये गठबंधन नहीं करेंगे, बड़े भाई हैं, ये सीट चाहिए, वो सीट चाहिए। और अब जाकर उनकी अकल ठिकाने हो गए और अब लग रहा है कि खड़गे जी के हिसाब से पार्टी चल रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 85-85-85 पर समझौता किया। मतलब अब उसको समझ में आया कि बराबरी कितनी अच्छी चीज है। तो 85-85-85 पर समझौता किया है। 85 सीट उद्धव ठाकरे, 85 सीट शरद पवार और 85 सीट पर लड़ेंगे, कांग्रेस लड़ेगी। वहां एक दूसरी बड़ा नुकसान फिर से बीजेपी को हुआ है। छगन भुजबल के भतीजे जो हैं वो एनसीपी गुट से निकल गए हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव का तैयारी किया। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, अगर कांग्रेस ने कोई दलित एससी समाज का चेहरा, दलित चेहरा या ओबीसी को आगे नहीं किया तो मराठा के नाम पर वहां कांग्रेस फंस जाएगी। हमसे लिखवा लीजिए, शरद पवार मराठा समाज से, उनको मराठा समाज का वोट तो मिलेगा। हिंदुत्व के नाम पर अगर शिवसेना वहां सबसे कमजोर कड़ी साबित होगी। बजा लीजिए, शिवसेना के पास कोई वोट बैंक नहीं है। देखते हैं क्या होता है। हिंदुत्व के नाम वाला वोट तो बीजेपी को जाएगा। तो शिवसेना तभी मारक है जब वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है। खैर देखते हैं। इसीलिए बीजेपी को शिवसेना से खतरा नहीं, उसको लगता है कि जो हिंदुत्व वाला वोट है वो तो मिलेगा। लेकिन चलिए 85-85 पर है, मतलब गठबंधन मजबूत है। लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया था, वहां सबसे ज्यादा गठबंधन को फायदा होगा। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस के पास भी कोई वोट नहीं है वहां। ओवैसी ने अगर मजबूती से चुनाव लड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। इस गठबंधन में सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, अगर प्रकाश अंबेडकर इस गठबंधन में नहीं आते हैं, 55 सीटों पर, 255 सीटों पर फैसला हो गया है। 35 लगभग 30 सीटें अभी भी, 28 सीटें पड़ी हुई है। 288 की विधानसभा है। अभी भी समय, अगर प्रकाश अंबेडकर को, जो कि इंडिया गठबंधन में आने वाले थे, बाद में उनको ह्यूमिलिएट किया गया, वो बाहर चले गए, अगर प्रकाश अंबेडकर इस गठबंधन में आ जाते हैं तो फिर शानदार हो सकता है। और उसके बाद दलित जो वोट है वो एक मुश्त मिल सकता है इंडिया गठबंधन को। नहीं तो मराठा के नाम पर राजनीति महाराष्ट्र में, जैसे हरियाणा में हुड्डा के नाम पर नहीं चली थी, तो ओबीसी का वोट जो है वो जा सकता है। क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन मिल रहा है, मराठा समाज लगातार रिजर्वेशन की मांग कर रहा है। वो अपने लिए अलग से उनको रिजर्वेशन दिया नहीं जा रहा है। मैं तो जाट, पटेल, मराठाओं के रिजर्वेशन के पक्ष में हूं, क्योंकि ये किसान कम्युनिटी है। लेकिन इनको आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि इनमें भी एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज नहीं है। और जैसे एससी समाज का वर्गीकरण हो गया, मैं फिर इसका फायदा बता रहा हूं। आज भले आपको लग रहा है वाल्मीकि समाज अब आरक्षण की लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा, जब उनको जो आरक्षण मिला है, जो आरक्षण चोर हैं, जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, वो उनके साथ भी वही व्यवहार करेंगे।
जो SC ST OBC के तमाम लोगों के साथ करते हैं, तब वो आरक्षण की लड़ाई और तेज होगी। मैं बार बार 10 साल से कह रहा हूं, जैसे जैसे SC ST OBC के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, आरक्षण की लड़ाई और तेज होगी। अभी तो अपने 40-50% लोग ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं और बहुजन समाज एकजुट होगा। तो महाराष्ट्र में अगर प्रकाश अंबेडकर को गठबंधन, BSP ने कह दिया है कि हम गठबंधन करेंगे नहीं, तो कोई मसला नहीं है। अगर BSP और प्रकाश अंबेडकर सोचिए इंडिया गठबंधन में आ जाए तो रातों रात फिजा बदल सकती है, खेल बदल सकता है, क्लीन स्वीप हो जाएगा। उसी तरह से सोचिए, ये एकदम तथ्य है, अगर प्रकाश अंबेडकर भी जाते हैं तो इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा होगा। नहीं तो महाराष्ट्र में अभी बीजेपी के पास अजित पवार है, तो बीजेपी वहां मराठा वोट बीजेपी को तो नहीं मिलने जा रहा है, तो बीजेपी OBC वोट पर फोकस कर रही है। अगर उसने पंकजा मुंडे को अगर उन्होंने अध्यक्ष के लिए नामित किया तो बड़ा खेल हो सकता है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, अगर पंकजा मुंडे वहां से मुख्यमंत्री की उम्मीदवार बनाई गई, OBC कम्युनिटी से आती हैं, तो बीजेपी बड़ी बढ़त ले सकती है, जिसकी संभावना है। तो फिर से वही सब है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस कमजोर कड़ी है, लेकिन धीरे धीरे ही सही ये अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया के लिहाज से सबसे बड़ी खबर है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अगर प्रकाश अंबेडकर नहीं आते हैं तो अभी भी इंडिया गठबंधन कमजोर करे, क्योंकि 2024 में आप सोचिए, अगर इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को संयोजक मान लिया होता, इंडिया गठबंधन का कन्वेनर मान लिया होता, तो आज नीतीश कुमार शायद प्रधानमंत्री होते और बीजेपी की सत्ता न होती। तो महाराष्ट्र में अभी भी प्रकाश अंबेडकर के हाथ में बहुत चीज है। अठावले भले बीजेपी के खेमे में है, उसके बाद तो फायदा तो होगा उनको। उसी तरह से झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी कांग्रेस ने अब हेमंत सोरेन को खुली छूट दी है और वहां भी उनका तूतू में ज्यादा नहीं चल रहा है। तो कांग्रेस जो है वो अब लाइन पर आ रही है, लेकिन अभी भी कांग्रेस को SC ST OBC की पॉलिटिकल लीडरशिप बढ़ानी पड़ेगी। तमाम स्पोक्स पर्सन, तमाम पदे पर अभी भी जयराम रमेश, सुप्रिया श्रीनेत और उनके जो एक हैं जो केरल वाले, जो नाम भूल रहा हूं उनका, तो ये लोग जो सवर्ण समाज को आप नेता बनाकर बहुजनों का वोट नहीं ले सकते हैं, ये तो तय हो गया है। और SC ST OBC के लोग अब उसी को वोट करेंगे जो उनको पॉलिटिकल भागीदारी देगा। ये एक शुभ संकेत है। झारखंड में हेमंत सोरेन मजबूत कड़ी साबित हो रहे हैं। कल्पना सोरेन लगातार जिस तरह से रैली कर रही है, लेकिन वहां भी OBC को लेकर, अगर हेमंत सोरेन ने बाकी सीटें OBC को नहीं दी, ज्यादा संख्या में उनको OBC को सीट देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी वहां OBC गठबंधन में आजसू महतो समाज से आते हैं, उसके बाद चिराग पासवान दलित समाज फैक्टर है, वहां OBC का एक बड़ा चेहरा RJD भी है हेमंत सोरेन के साथ, तो वो भी प्लस है, उन्होंने उनको सीट भी ठीक ठाक दिया है। तो झारखंड में तो अभी लीड लेते हुए दिख रहे हैं। नेशनल दस्तक पर आप ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं, कल्पना सोरेन की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। जेल से आने के बाद हेमंत सोरेन का नया अवतार हुआ है, वो लगातार जिस तरह से बीजेपी पर हमलावर हैं और अपने भाषण में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन लबोलुआब ये है कि मैं फिर कह रहा हूं कि यूपी में 9 सीटों पर क्या नतीजे आते हैं, इससे भी सब कुछ तय होगा। एक बात तो तय है कि अब राजनीति में कोई भी दल हो, आप SC ST OBC को दरकिनार करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि जाति जनगणना हो जाए, 50% रिजर्वेशन का कैप हटे और प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन हो। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर लोगों को बात करनी पड़ेगी। SC ST OBC के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर है, उनको और अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी राजनीतिक भागीदारी नहीं होगी, सड़क वाले नेता नहीं आएंगे, तब तक आपके संवैधानिक अधिकार नहीं मिलेंगे और तब आपके बच्चों का भविष्य तय होता है। तो राजनीतिक जागरूकता आई है, लेकिन और काम करने की जरूरत है। अगर आप SC ST OBC समाज से हैं, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज से हैं, तो कोलिजियम के खिलाफ आवाज उठाइए अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए, और उसके बाद आर्थिक भागीदारी पर सवाल उठाइए। आज भी इस देश में 90 रोटी जो है वो 10 लोग खा रहे हैं और 10 रोटी में 90 लोगों को गुजारा करना पड़ रहा है। ये इस देश की सच्चाई है और इसको बदलने के लिए जब तक आप मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट जैसे प्रोफेशन, ठेकेदारी में नहीं आएंगे, बिजनेस में नहीं आएंगे, तब तक ये हालात बदलेंगे नहीं। और ये हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक आपके पास
सत्ता की चाबी नहीं होगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।